नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त हम देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हैं। खास मौका है, हिंदुस्तान में योग का अलख जगाने वाले स्वामी रामदेव के ही इस आश्रम में हम मौजूद हैं, योग ग्राम। और योग ग्राम के अंदर निरामयम, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर बनाया गया है और इसी खास मौके पर स्वामी रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एक और सपना आपने साकार कर दिखाया, योग का अलख आपने देश में जलाया, लेकिन इसके ज़रिए अब एक नई पद्धति आप देश में लेकर आ रहे हैं और एक नए तरीके से लेकर आ रहे हैं। हाँ, पहले हमने ये पिछले 8 सालों से प्रयास किया था और इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गई। अभी करीब 400 लोगों की ट्रीटमेंट की पहले व्यवस्था थी और ये जो बात ही जिसको कहते हैं विश्व स्तरीय व्यवस्था, यहाँ पर ये करीब 100 लोगों की यहाँ पर और हो गया, तो करीब 500 लोगों की अब यहाँ व्यवस्था हो गई है। पहले हमने योग आयुर्वेद को लोगों की जीवन पद्धति बनाया था और स्वदेशी को भी घर घर तक पहुँचाया था। अब हम ये नेचुरोपैथी को ये लोगों की जीवन पद्धति बने, इसके लिए ये सारा प्रयास है। और महात्मा गांधी जी खुद नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेते थे और कहते थे भारत की जो आबो हवा है, भारत के जो लोग हैं, यहाँ का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए नेचुरोपैथी सबसे बेस्ट है। वो खुद जो है अपने पेट के ऊपर रोज़ मिट्टी की पट्टी रखा करते थे। उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना था। पेट के पुराने रोगों के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए तो नेचुरोपैथी से बेहतर कुछ भी नहीं है। और हमने खास ये किया है कि हमने नेचुरोपैथी में पंचकर्म, षटकर्म उनको साथ में जोड़ दिया है और पूरा का पूरा योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, पूरी योग की पद्धति। और उसके साथ साथ करीब 100 एकड़ से ज़्यादा यहाँ पर परिसर है। एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क है, 2 तरफ नदियाँ हैं और पूरा वातावरण ऐसा है, मैंने यहाँ आकर के ही आधी बीमारियाँ व्यक्ति की ठीक हो जाती है। लोगों को यहाँ आकर के लगता है ये तो धरती का स्वर्ग जैसा है। हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि 3 से 4 महीने की बुकिंग चल रही है। स्वामी जी, ऐसे में जो नंबर लगा के बैठे हैं, कैसे वो आएंगे? उनके लिए कुछ रास्ता आसान होगा? क्योंकि जब आप कोई शुरुआत करते हैं तो लोग उसमें अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं कि आप निकले और कारवां आपके साथ साथ चल पड़ा। दरअसल योगग्राम, क्योंकि मैंने कहा कि उसमें थोड़ा 3-4 महीने लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, और अब ये निरामय में अभी खुला है तो यहाँ अभी लोगों को 1 महीने भर तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा। बाद में इसमें भी अच्छा लोग प्लान भी कर लेते हैं। थोड़ा जैसे विदेशी लोग हैं वो महीने 2 महीने पहले कोई चीज़ को प्लान कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, आदमी जो है ना 1 दिन पहले प्लान करता है, तो अभी जो 1 दिन पहले प्लान करते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो ये मासेस के लिए या क्लासेस के लिए? ये वाला क्लासेस के लिए है और जो पुराने वाला स्ट्रक्चर है वो मासेज के लिए। वैसे हमने इसको सेल्फ सस्टेनेबल और नॉन प्रॉफिटेबल मॉडल पर बनाया है। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, करीब हमने इस पूरे प्रकल्प में माने करीब 8 सालों में ये सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं और ये पिछले 2 साल में बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ लैंड से लेकर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें करीब 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, लेकिन 1 रुपये इससे कोई ट्रस्ट ने प्रॉफिट नहीं किया है। और पुराने वाले में तो 5 साल तक तो हम लॉस में चलते थे। अब ऐसी स्थिति में आए हैं कि अब वो 9 लॉस 9 प्रॉफिट हो गया है। इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो। वहाँ में एक कमरे में बीते साल ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट किया था कि अगले साल में 10,000 करोड़ हमारा टारगेट है और सब विदेशी को भगा देंगे हम। तो ये उसी मुहिम का हिस्सा ये वो मुहिम का तो विदेशी कंपनियां टारगेट हैं, इसका टारगेट रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। और इससे हम ये चाहते हैं कि जैसे वहाँ 2,500 रुपये का एक कमरा होता है जहाँ पति पत्नी या जो भी 2 परिवार के लोग आकर के ठहर सकते हैं, पूरा रहना, खाना, ट्रीटमेंट सब उसी में होता है। यहाँ पर जो है इसमें हमने ये रखा है 1 दिन का जो सिंगल कॉटेज है, मन एक यहाँ भी 2 आदमी आराम से ठहर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं तो 3 भी ठहर सकते हैं। जो दूसरे वहाँ फिर वहाँ मतलब 2 रूम हैं तो वहाँ 4 आदमी ठहर सकते हैं। फिर एक फैमिली रूम, एक स्पेशल एकोमोडेशन अलग है, वो 4 ही रूम है खाली, तो उसमें 50,000 रुपये रखा है। जो डबल बेड हैं जिसमें और पूरा जो है डाइनिंग है, आप दिखाएंगे सब आपको, तो वहाँ पर 30,000 रुपये। और जो इस सिंगल कॉटेज है उसमें जो है 15,000 रुपये रखा है। इसमें एकोमोडेशन, फूड, ट्रीटमेंट, बहुत तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। करीब 100 तरह की थेरापीज़ है यहाँ पर जिनको हम अपनाते हैं। उसमें मूलतः पंचकर्म, षटकर्म हो गया, मेड थेरापी होगी, वाटर थेरापी हो गई, फिर ये सूर्य स्नान आदि हो गया। फिर अभी इसमें हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है एक
क्लास बेस्ड लोगों के लिए तो यहाँ स्विमिंग पूल भी बहुत बढ़िया बनाया, आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल के करीब ही पहुंच गए हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, तो ऐसे में बात अगर राजनीति की ना हो तो ये कैसे हो सकता है, वो भी खासतौर पर इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे देश ने देखे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। स्वामी जी, आप इसे प्रधानमंत्री मोदी की इंडिविजुअल जीत मानते हैं या फिर आपको ये लगता है कि समाजवादी, बीएसपी इनसे इतना परेशान हो गया था यूपी कि अब परिवर्तन की राह पर निकल पड़ा? देखिए, मैंने करीब भारत का पिछला 500 साल का इतिहास बहुत गहराई से एक्सपीरियंस किया है। 5000 साल के इतिहासों के बारे में पढ़ा है और करोड़ों वर्ष पुराने भारत की संस्कृति को जैसे मैंने देखा है, उसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ, करीब 20-25 सालों के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आता है। एक तो ये काल चक्र हो गया, लेकिन उसमें जो है व्यक्ति सामने कौन आता है, तो इसमें सामने आए मोदी जी और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था वो ख़त्म कर दिया और उस राजनीतिक शून्य को इतनी प्रामाणिकता से भरा कि लोग अब उनकी बात के ऊपर भरोसा करने लग गए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की बात पर लोग भरोसा करने लगे, ये कभी कभी ऐसा हो पाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने इस कदर भरोसा किया कि मतलब अब राम हमारे जो है करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति में बहुत बड़े आदर्श हैं। अब राम लहर में भी जो नहीं हुआ वो 300 से ज्यादा, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम उन्होंने खत्म किया, लेकिन आप मानते हैं कि ये जितनी बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, तो एक वक्त में जो इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो क्या ये कुछ वही सिमिलैरिटी आप यहाँ देख रहे हैं क्या? देखिए, इस तरह से उभर कर नरेंद्र मोदी अब हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं। मोदी इज इंडिया, क्योंकि अमित शाह ने कल उन्हें आजादी के बाद का सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली नेता बता दिया। ये तो सच है आप मानते हैं? इस समय जिस दौर से भारतीय लोकतंत्र और राजनीति गुजर रही है, उसमें मोदी जैसा दूसरा कोई चेहरा, चरित्र और एक जिसको कहते हैं आचरण वाला, परफॉर्मेंस वाला दूसरा नेता दिखाई नहीं देता है। और उनकी नीतियों पर, उनकी नीयत पर, उनके नेतृत्व पर लोगों ने इतना भरोसा कर लिया है और इस भरोसे पर खरा उतरना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। और वो निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट में और जहाँ जहाँ स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर वो डिलीवर भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें तो परफॉर्मेंस पर है। मान लीजिए मैं योग करता हूँ और मैं परफॉर्म ही नहीं करूँगा तो लोग, कोई नहीं आएगा मेरे शिविर में। तो वे अच्छे परफॉर्मर हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। हाँ, और वोट भी परफॉर्मेंस के लिए मिला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लोगों ने जिन चीज़ों से ऊपर उठकर वोट किया, जिन मुद्दों से हटकर। एक अहम बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जहाँ भी गए, चाहे आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आप क्या इस स्ट्रैटेजी को आप सही मानते हैं कि आपको ये नहीं लगता है कि इससे सिर्फ एक नेता आगे जा रहा है और उसके नीचे जो बाकी नेता पनप रहे हैं, क्या वही लीडरशिप बाकी लोगों में जिसकी ज़रूरत है उसकी कमी खलती हुई दिखाई देती है? कि अब मैं ये देखता हूँ कि एक व्यक्ति का चरित्र जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो व्यक्ति नहीं हो जाता, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है, वो खुद एक नेशन हो जाता है, खुद एक कल्चर हो जाता है, खुद एक वो सिविलाइजेशन हो जाता है। संस्कृति, सभ्यता और समाज, माने पूरी चीज़ें उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। तो यदि आप राजनीति में भी बात करें तो मोदी जी माना कि इस समय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और बीजेपी में स्टेट्स में भी एक अच्छा नेतृत्व खड़ा हो रहा है और जहाँ जहाँ अच्छा नेतृत्व है वो अपने भीतर उसको समाहित भी कर रहे हैं। इससे हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग थोड़े परेशान होंगे, तो उनका परेशान होना लाजमी है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि
केवल यहाँ पर व्यक्तिवादी परंपरा चल रही है। जैसे यूपी में नंबर्स बढ़ गए, उत्तराखंड में ज़बरदस्त जीत हासिल की, अब इसे देखते हुए राज्यसभा में भी नंबर इम्प्रूव होंगे यकीनन। तो आपको लगता है कि एक वो निरंकुश होने का जो एक डर होता है वो कहीं पर देखिए, क्योंकि अब तो आगे अगले साल की भी बात करें तो अब तो राष्ट्रपति भी आपकी पसंद के आ जाएंगे। अच्छी बात है ना। यदि बहुमत नहीं होता है तो हम कोई बिल, कोई प्रस्ताव पारित नहीं करा सकते। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपके नंबर्स क्योंकि राज्यसभा में अब तक आपको मुश्किल होती थी। यदि जो है आप पैसा क्यों पर चलते हैं तो लोग आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये पिछले दिनों देखा है। पिछले भारतीय राजनीति के करीब जो 15-20 साल का दौर है, इसमें हमने देखा है कि जब अलायंस की गवर्नमेंट होती है तो किस तरह से उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जो मंत्रालय उनको मिलते हैं वहाँ लूट मचाती हैं। अगली बात कि निरंकुश, देखिए आदमी के ऊपर, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि मजबूत विपक्ष का ना होना सत्ता को निरंकुश बना देता है। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म तत्व नहीं है, अर्थात उसके अंदर जस्टिस नहीं है, उसके अंदर सत्य नहीं है, उसके अंदर प्रजाहित, राष्ट्रहित का भाव नहीं है, तो ऐसी जो सत्ता है वो तो बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन मोदी जी को लेकर के मुझे नहीं लगता कि ये, आपको भरोसा है कि वो निरंकुश नहीं होंगे। चलिए, ये तो माना जा सकता है कि ऐसे महत्वाकांक्षी बिल जिन वादों के साथ केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा और आपने भी उन्हें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, उसे देखते हुए कम से कम उन बिल्स के पास होने का रास्ता या वो एक मजबूती सरकार को जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अवरोध थे मोदी जी के सामने वो खत्म हो गए हैं, और अब वो चरे बेती एक ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अपना निहारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। अब वो जो करना चाहते हैं उसके लिए उनको देश ने पूरी ताकत दे दी। एक बहुत दिलचस्प बात है, ये नतीजों को लेकर मैं आपसे पहले ही पूछना चाह रही थी, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब, आप मानते हैं कि जनता ने, गरीब जो है उसने इन तमाम मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होकर वोट किया? देखिए, विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को प्रचारित किया था मुखालफत करते हुए। तो जो प्रचार किया विपक्ष ने, अब वो उसको भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोग मोदी जी की नीतियों के साथ, उनके नेतृत्व के साथ और उनकी नीयत के साथ खड़े हो गए। इसका मतलब जो है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, पार्टियां बड़ी नहीं होती। चलिए, बहुत एक नोट, जिस नोट पर आपने ये बात खत्म की, हम उम्मीद करते हैं कि आगे का रास्ता भी सरकार के लिए, आपने तो विशेष भी यहाँ पर दे दिए। अच्छा, और कोई मैसेज आप योग को लेकर देना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पर निरामयम का उद्घाटन आज हो रहा है, उसे लेते हुए, क्योंकि अब जून में बिल्कुल अब योग दिवस भी आने वाला है। योग को हमने देश में तो जन आंदोलन बना ही दिया था। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में योग जन आंदोलन बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि योग एक जन आंदोलन बनेगा और फिर से पूरी दुनिया योग और अध्यात्म की शरण में होगी, और यही भारत का जगत गुरु, विश्व गुरु होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव। तो स्वामी रामदेव से हमने ये खास बातचीत की, और उन्होंने अपने जो भी इस निरामयम को लेकर कार्यक्रम था और इसे लेकर जो भी अहम महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो थी, लेकिन सत्ता को लेकर उनका संदेश साफ है कि भरोसा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जताया, और ये जाहिर कर दिया कि जनता वोट उसी को देती है जो उनके लिए काम करता है और उनके विकास के वादों पर खरा उतरता है।